ओके, हेडिंग डालिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, हेडिंग क्या है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए, अच्छा, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इतना क्लियर है कि राष्ट्रपति ने करी नियुक्ति। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि क्या था, मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, किनको किया जाता है? जो सबसे वरिष्ठतम होते हैं ना, जो न्यायाधीश हैं आपके, जो सबसे ज्यादा एज के उस समय होते हैं, है ना, तो उनको वरिष्ठतम मतलब जो ज्यादा एज वाले हैं, सबसे ज्यादा एज वाले हैं, वरिष्ठतम नागरिक, उनको किया जाता था। जनरली पहले यही प्रोसीजर थी, बीच में ये चेंज हुई 1973 में चेंज हुई मेरे हिसाब से, जब एमएन उनको बनाया गया न्यायाधीश। तो वो क्या था, वो सबसे वरिष्ठतम नहीं थे, यानी कि एज में उनसे भी ज्यादा एज के लोग थे, लेकिन उनको लोगों को वरिष्ठतम लोगों को ना बना के इनको बनाया गया था। तो थोड़ा सा ये प्रोसीजर चेंज हुई थी। उसके बाद एक और किसी को बनाया गया जो कि वरिष्ठतम नहीं थे, लेकिन फिर भी मुख्य न्यायाधीश बने। पर कुछ समय बाद फिर से दोबारा यही चीज चालू हो गई है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हें ही आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। तो अभी आपको पता चल गया है कि, लिख देता हूँ थोड़ा सा, अभी जो है हमें वो हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना, ही मुख्य न्यायाधीश होता है, ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, अभी करंट में भी यही प्रोसीजर है, बीच में चेंज हुई थी 1973, 77, 75 में, अभी चेंज है। सर्वोच्च न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लिखना इतना जरूरी नहीं है, पर लिखना इतना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आपको नोट डाउन करना चाहें या आपके जो रिवीजन का टाइम होगा उसके लिए हेल्पफुल है, इसलिए लिखना ज्यादा, वरना बिना लिखे भी पढ़ाया जा सकता है, पर बिना लिखे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ऐसे सिर्फ आपको अपने नोट्स पढ़ने पड़े और फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देना पड़े। ठीक है, ये कब कब वो भी लिखवा देती हूँ ना, कब कब हटा था 1973 में, एक तो है ना एएन राय बन गए थे, है ना, एक्सेप्शन है या अपवाद है या हनन है, आप जो भी समझना चाहें उसको पढ़। एक और आपका हुआ था 1977 में जब एमयू वेग, है ना, 1977 में एमयू वेग, ठीक है, अपवाद, है ना, अपवाद बोल सकते हैं। ये वरिष्ठतम नहीं थे, वरिष्ठतम नहीं थे। हम यूपीएससी को हल्के में नहीं ले सकते, नहीं, है ना, क्या पता वो ये पूछ दे कि ऐसे उनके वो बताओ, जो ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि आपके, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए इस बार, मजा नहीं आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके 1973 में और 1977 में, मतलब या तो ईयर दे दे या कैसे पूछने की आपके जो ऑप्शंस दे दे कि इन मुख्य न्यायाधीशों में कौन ऐसा था जो वरिष्ठतम की योग्यता पर मुख्य न्यायाधीश नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में ज्यादा लोग तो है नहीं, तो पूछने को तो कुछ भी बोल सकते हैं जो हमारे सिलेबस में, हम तो ऐसे समझ के पढ़ेंगे कि भाई ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है ना। चलिए, अब क्या करना है, अर्हताएं, शपथ और वेतन पढ़ लेते हैं इनकी, है ना, अर्हताएं यानी कि योग्यताएं, शपथ क्या लेते हैं और भाई वेतन क्या होता है इनका, है ना। तो हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, न्यायाधीशों की अर्हताएं, न्यायाधीशों की अर्हताएं यानी कि योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, है ना, अर्हताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज, है ना, सारे मार्कों के लिए रहते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए, पहला आपको टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा पता
भारत देश का नागरिक हो। मेरे हिसाब से हर जितने भी 99.9 भी नहीं 100 to 100% में जितने भी ऐसे पद होते हैं उन सभी में उस व्यक्ति का भारत देश का नागरिक होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, वह भारत का सारे के सारे मार्कर में दिक्कत आ गया। तो ठीक है, दूसरा का क्या है, कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहा है आपका ना, न्यायाधीश बनने जा रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, भारत देश का नागरिक हो। दूसरा क्या है, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, कम से कम है, ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का, है ना, वर्ष के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय में थोड़ा सा फर्क है, याद रखना है ना, हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, उच्च और उच्चतम न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। चाय, आई नीड चाय। हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में, जहां आपको उम्मीद करनी है थोड़ी सी किस्मत से और बहुत ज्यादा मेहनत से इज इक्वल टू बनेगी तभी सक्सेस, है ना, थोड़ी सी किस्मत ज्यादा सी मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस, राइट। चलिए, पहली दूसरी और बात है कि आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। जैसे कि आप लोग चाहते हो अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से जो भी पद हासिल करना चाहते हो आपको मिले, बशर्ते उसमें सच्चाई और ईमानदारी आपको बरतनी है। ठीक है, चलिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला टॉपिक जो लाइट जाने की वजह से छूट गया था, टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे 26 चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, उच्चतम न्यायालय। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अर्हताएं, यानी कि क्या क्या उनमें योग्यताएं होती हैं, क्या क्या वो उनके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए जिनके बाद ही उन्हें भारत का न्यायाधीश बनाया जा सकता है ना। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, तो हम वही कंडीशंस पढ़ रहे थे कि पहला तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वह कम से कम 5 सालों के लिए न्यायाधीश रहा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या होता है, कम से कम वो 10 सालों के लिए व्यक्ति जो है, जो न्यायाधीश बनने जा रहा है, वो 10 सालों के लिए, चाहे तो उच्चतम न्यायालय या फिर बाकी अन्य न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 साल तक वो वकील होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश हुआ, भारत का नागरिक कंपलसरी है। और तीसरी कंडीशन यह है कि वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय, चाहे से है ना, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों को मिलाकर है ना, मिलाकर 10 वर्ष हुआ है तक वकील रहा हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये हो गई, ये क्या है, अर्हताएं यानी कि योग्यताएं हैं। क्या है, वो भारत का नागरिक हो, ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसे भारत का नागरिक होना ही चाहिए। फिर किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश हो। और दूसरा, उसे न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। और राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। एक और कंडीशन है, वो क्या कहती है, वो कहती है राष्ट्रपति के मत में, यानी कि राष्ट्रपति के विचारों में, है ना, राष्ट्रपति के मत में उसे न्यायवादी होना चाहिए। न्यायवादी यानी कि न्यायवादी कौन, न्यायवादी यानी कि उनपे भरोसा किया जा सकता है कि वो चाहे बिना भेदभाव के, किसी भी तरह के ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के जो फैसले करेंगे, जो निर्णय करेंगे, वो कैसे होंगे, वो एकदम न्याय संगत होंगे। यानी कि
जिस भी पक्ष में निर्णय जाएगा वो सिर्फ इस बेसिस पे जाएगा कि उनके साथ न्याय हो रहा है, ना कि इसलिए कि वो उनके दोस्त हैं तो उनकी तरफ निर्णय दे दिया जाए, या फिर उनसे डर रहे हैं, या उनसे रिश्वत ली है, या बहुत सारी चीजें। तो बिना किसी भी द्वेष के, बिना किसी कमी के, बिना किसी छल कपट के पूर्णतः वो निष्पक्ष होकर निर्णय करेंगे। तो ऐसे ही लोगों को न्यायवादी माना जा सकता है ना, ऐसे ही न्यायाधीशों को न्यायवादी। अगर आपको देखिए, अगर न्यायाधीश कोई गलत फैसला दे भी दे तो कम से कम लोगों को तो पता चल ही जाता है ना कि इसने गलत फैसला दिया है, ठीक है। अगर उनको मान लो कि कुछ करा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो न्यायवादी ने फैसला, जो आपके न्यायाधीश ने फैसला दे दिया वो मान्य होता है, पर फिर भी पता तो चल जाता है ना कि इन्होंने गलत फैसला दिया। अगर हमें पता है, एविडेंस हमारे पास है, उनके खिलाफ है, जैसी चीजें होती हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो राष्ट्रपति के मत में, यानी कि राष्ट्रपति के विचार से, राष्ट्रपति के हिसाब से वो जो न्यायाधीश हैं, जिनको अभी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो कैसे होने चाहिए? वो न्यायवादी होने चाहिए। किसके विचार में? राष्ट्रपति जी के विचार में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इनकी शपथ, है ना। शपथ या प्रतिज्ञान क्या होता है? शपथ पढ़ते हैं। शपथ में क्या होता है आप सभी को पता है, मैं रट चुके होंगे अब तक तो रट गया होगा मेरे हिसाब से कि शपथ में क्या क्या बोलते हैं, कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना। सबसे पहली बात, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। रट सा गया होगा ये, फिर भी मैं लिखवा ही देती हूँ, निष्ठा रखूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी क्या बात कहते हैं कि मैं भारत देश की अखंडता एवं अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा, है ना। भारत की एकता अखंडता ऐसी कुछ चीजें सुनी है ना, कई बार सुनी है तो रट गई है। क्या सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना। भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, है ना। एकता, अखंडता और प्रभुता को कैसे रखूंगा? अक्षुण्ण रखूंगा, यानी कि उससे किसी तरह की हानि नहीं होगी, अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है। और कुछ, और तीसरी क्या बात होती है इसमें? तीसरी क्या स्टेटमेंट कही जाती है? आज मैंने सारे मार्कर रिफिल कर दिए, आप देखते हो क्या होता है, ठीक है। निष्पक्ष होके, है ना, निष्पक्ष होके निर्णय करेंगे, न डरेंगे, न भय में, न लालच में, न द्वेष में, न ईर्ष्या में, न किसी भी तरह की पाबंदियों में आकर निर्णय नहीं करेंगे, एकदम निष्पक्ष होकर निर्णय करेंगे। निर्णय मतलब न्याय, निर्णय करेंगे अर्थात न्याय, है ना। निर्णय का यहाँ पे अर्थ या भावार्थ क्या लगाया जा सकता है आपको? न्याय से, ठीक है। और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, है ना। जो संविधान में कहा गया है, जो कानून ने बताया, उसकी मर्यादा को बनाए रखूंगा। कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ऐसा लगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान में लिखी बातों का उल्लंघन हुआ, संविधान में जो कानून बनाए गए उनका उल्लंघन हुआ, ठीक है। तो संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। कोई कानून तोड़कर कुछ काम नहीं करूंगा बेसिकली, है ना। मर्यादा को बनाए रखूंगा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर लिखते हैं वेतन व भत्ते। ठीक है, हेडिंग डालते हैं वेतन व भत्ते। लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वेतन व भत्ते। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, ठीक है। चलिए, अब चाहे वेतन हो, भत्ते हो, पेंशन हो, है ना, ये सब कौन डिसाइड करता है? इनकी राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं, ठीक है। वेतन, भत्ते, पेंशन, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, है ना। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अगर लिखने में दिक्कत है तो बोलने पे भी जाया करो, जो मैं बोलती हूँ ना उसको भी सुन लिया करो। वेतन, भत्ते, पेंशन, अवकाश
और जो भी विशेषाधिकार है ना, समय समय पर संसद निर्धारित करती है ना। ठीक है, बस आज लाइट ना जाए आप लोग विश करिएगा। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, यहाँ पे बार बार चली जाती है, बीच में टॉपिक छूट जाता है सारा। ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन अवकाश या फिर जो भी विशेषाधिकार होते हैं न्यायाधीशों के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के, उनको समय समय पर कौन ठीक करता है या डिसाइड करता है, वो कौन करता है, वो आपकी संसद करती है। ठीक है, क्या होता है जब आपातकाल का समय आता है ना, तो इसको कम भी किया जा सकता है। आपातकाल के समय, पहले भी पढ़ा है आपने, आपातकाल के समय से घटाया जा सकता है बेसिकली, है ना। यही तो बात होगी, आपातकाल के समय इसे घटाया जा सकता है या फिर इसको कम किया जा सकता है ना। तो कम लिख देते, कम किया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, देन प्लीज शेयर मी। ठीक है, अच्छा आपको पता है 2018 में मुख्य न्यायाधीश जो होते थे उनकी तनख्वाह कितनी होती थी, और उसके बाद 2018 के बाद कितनी कर दी गई तनख्वाह। ठीक है, ये लिखवा देती हूँ, थोड़ा सा बाई चांस की बात है कि पूछ लिया जाए। तो 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपए था। ठीक है, 2018 तक मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह यानी कि एवरी मंथ था। ठीक है, बाद में, किसके बाद में, 2018 के, है ना, 2018 के बाद में कितना कर दिया गया ये वेतन, 2,80,000 रुपए। ठीक है, ये भी प्रति माह ही है। देख रहे हो सैलरी इनकी, देख रहे हो विनोद भैया, नहीं सर, देख रहे हो विनोद। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का, और जो न्यायाधीश थे, है ना, इसी के साथ हम न्यायाधीश भी लिख देते हैं, आगे अलग हेडिंग नहीं बनाएंगे। और न्यायाधीश का 90,000 से, पहले उनका 90,000 था। ठीक है, कितना कर दिया गया, 2,50,000, 2.5 लाख कर दिया, है ना। अगली बात समझ में नहीं आएगी तो मैं दोबारा समझाऊंगी, मेरा तो काम ही है। ठीक है, देखिए लिख तो लिया, ये नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेतन और भत्तों में क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका वेतन जो पहले था यानी कि 2018 तक था, मंथली कितना था, पहले इनका था 1 लाख, उसके बाद बढ़ा के उसको 2018 से मंथली इनकम की बात हो रही है, एनुअल की नहीं हो रही, मंथली इनकम उनकी कर दी गई 2,80,000। ठीक है, और जो बाकी, ये मुख्य न्यायाधीश की बात है, जो बाकी के न्यायाधीश थे, जो अन्य न्यायाधीश थे, उनकी पहले जो इनकम थी मंथली वो थी 90,000 रुपए, और बाद में उनको बढ़ाकर कर दिया गया 2.5 लाख रुपए। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो प्लीज बताइए, सॉल्व किया जाएगा। और आपसे ये भी बोला गया अगर आपको लगता है कुछ चीज अपडेट करने की जरूरत है, कुछ अपडेट करने की जरूरत है, देन प्लीज आस्क मी, देन प्लीज सजेस्ट मी, आई विल डू द सेम। बाकी आप नोट डाउन करिए, इसको नहीं नोट डाउन करना है देन स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट्स बनाइए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो करिए। चलिए अब हम लिखते हैं कि जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है या फिर उनका निष्कासन होता है, यानी कि उनका कार्यकाल का यानी कि पद पर रहने का समय कितना होता है, उस पद पर से कब वो पद रिक्त हो सकता है, यानी कि कब वो पद से हट सकते हैं, यानी कि न्यायाधीशों का कार्यकाल और निष्कासन। हेडिंग डाल लीजिए, न्यायाधीशों का कार्यकाल
हेडिंग हो गई निष्कासन। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारे न्यायाधीश है ना, उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में या फिर उनके निष्कासन के बारे में एज सच कोई इतनी स्पेशल या फिर किसी भी तरह की कोई लिखित बात हमारे संविधान में है नहीं कि उनको कब निकालना है या कितने समय तक उनका कार्यकाल स्पेसिफिकली रहेगा, या ऐसी जो कोई भी जो बात है उनके कार्यकाल से लेके या फिर उनको निकालना, इनके पद से हटने की बात है ना, तो उस विषय में संविधान में इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इस बारे में। लेकिन इसके रिगार्डिंग फिर भी कुछ 3 उपबंध हैं। वो उपबंध क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनका ये होता है कि जब तक कि वो अपना 65 साल पूरा नहीं कर लेते हैं, अपनी उम्र का 65 साल पूरा कर लेते हैं, तब तक कि वो उस पद पर रह सकते हैं, न्यायाधीश के पद पर। पहली बात है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर वो खुद राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देना चाहें तो वो फ्री है इस बात के लिए कि वो रिजाइन कर सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं अपना त्याग पत्र, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर संसद में उनके खिलाफ उनको हटाने की बात करी जाए, है ना, संसद उनके खिलाफ हो जाए और वहां पे उनको हटाने की बात की जाए, तो उस सिचुएशन में भी उनको हटाने की एक प्रोसीजर होती है जिसे अपनाया जा सकता है। तो संविधान में इसके बारे में कोई लिखित बात ना होने के बावजूद कुछ 3 उपबंध है जिनके तहत उनका कार्यकाल समाप्त होता है या ये पद से हटते हैं। तो हम लिख लेते हैं, समझाने तक पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जब रिवीजन होगी तो मैं नहीं चाहती कि आप भूल जाएं, ठीक है। तो पहली बात है 65 वर्ष तक, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, आयु तक रहते हैं, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पद से हट सकते हैं, ठीक है। 65 वर्ष की आयु हटाने की बात हो रही तो हम ये लिख देते हैं, आयु पूरी करने पर पद से हट सकते हैं या हट जाते हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। मीनवाइल आपको एक बात पता है कि ये संविधान में लिखा हुआ, इनके विषय, इस विषय में कोई बात नहीं है, ये भी बताना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, आपको यूपीएससी, देखिए यूपीएससी आपके प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकती है, क्या क्या वेरिएशंस डाल सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोच के पढ़ना होगा कि वो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट ऐसे दे देगी कि कौन सी की बात संविधान में नहीं की गई। अब इसको पढ़ के ये थोड़ी लगेगा आपको कि संविधान में लिखा हुआ नहीं होगा। उस समय तो अगर आपने क्लियरली नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा भाई ये भी तो बड़ी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लिखी हुई होगी, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके विषय में न्यायाधीश के कार्यकाल निष्कर्षण के बारे में संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्या है, राष्ट्रपति को स्वयं त्याग पत्र दे दें, ठीक है, राष्ट्रपति को स्वयं त्याग पत्र दे दें। तीसरी बात क्या है, संसद की सिफारिश पर, ये तो पहले से ही बता रहा होगा आप लोगों को, नहीं मेरा होगा तो आज पता चल ही गया होगा ना। सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, ना? देखिए, वैसे तो मुझे मेरे हिसाब से ना जो हमारा न्यायालय है ना, उससे बड़ा देश में कुछ है ही नहीं, न्यायालय से बढ़ के कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। न्यायालय सर्वोच्च, जैसे कि है उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो सच में न्यायालय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो संसद की सिफारिश पर हटाने की बात की गई है, ये कब की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति कब हटा पाएगा ऐसा, जब संसद ने सिफारिश करी हो और संसद में बहुमत हो, यानी कि विशेष बहुमत। एक सामान्य बहुमत हमने पढ़ी थी और एक विशेष बहुमत पढ़ी थी, तो हम लिख लेते हैं कि संसद की विशेष बहुमत पर, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, दोनों सदनों की विशेष बहुमत पर, है ना। एक सामान्य बहुमत से चीजें होती हैं, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक होती है विशेष बहुमत पर। तो यहाँ पे संविधान कैसी जरूरत है, विशेष बहुमत की जरूरत है, की विशेष बहुमत पर, ठीक है, ये याद रखना।
ये किससे रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट आपका इससे रिलेटेड है ना। हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर, ठीक है। है ना कि सदन के सदस्यों का बहुमत तो होनी चाहिए, प्लस जो वहां पे उपस्थित हो उनमें भी 2/3 बहुमत होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1/3 या कैसे करके 2/3 बहुमत चाहिए चाहिए थी, इनकी दो बहुमत चाहिए होगी, कम से कम 2/3 तो उनकी चाहिए होगी जो वहां पे उपस्थित हो, ठीक है। जैसे सदन के जो टोटल सदस्य हैं लिख लेते हैं, सदन के सदस्यों की बहुमत पहले तो, ठीक है, सदस्यों की बहुमत, ठीक है, प्लस उपस्थित सदस्यों, उपस्थित या मत देने वाले जितने भी मत दे रहे हैं ना या उपस्थित है वहां पे उस समय, उपस्थित मत देने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है। क्यों, क्या बात होगी यहाँ पे, विशेष बहुमत की बात है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन बनने को तो इस पे भी बन सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए, ऑप्शन दे जाए कि किन चीजों में विशेष बहुमत की बात है, किन चीजों में सामान्य बहुमत की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत की बात है इसमें, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए अभी, अच्छा, इनकी सेवानिवृत्ति कैसी होती है या फिर कार्यकाल का क्या समय है ना। चलिए हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए, कार्यकारी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। पहले हेडिंग हम लिख लेते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, ये डाल देते हैं हेडिंग, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और कैसा रहा आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर, कमेंट बॉक्स में बताएं किसने क्या किया हैप्पी न्यू ईयर पे, क्या स्पेशली क्या आप लोगों ने रेगुलेशन लिया, क्या काम किया है, बताइए जरा। चलिए ठीक है, अच्छा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किन किन हालातों में या किन सिचुएशंस में न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है ना। राष्ट्रपति किस हालात में, क्योंकि राष्ट्रपति ऑथोराइज्ड है, तो क्या ऐसे हालात होंगे जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेगा। तो आपको पता है अगर पद रिक्त होगा, सबसे पहला तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि पद रिक्त होना एक कंडीशन, क्योंकि अगर पद रिक्त नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाए। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि पद रिक्त का होना, ये पहली बात आ गई, पद रिक्त होना। दूसरा क्या है, अगर वो अस्थायी रूप से उपलब्ध ना हो, है ना। तो अस्थायी से मतलब कोई ये नहीं है कि वो रिटायर हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है या उसने त्याग पत्र दे दिया, किसी कारणवश वो अस्थायी रूप से नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उस समय में भी वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा क्या सिचुएशन हो सकती है, सिलेबस लिखिए ना भूल जाओगे आप, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब कर सकता है, पद रिक्त हो, पहला पद रिक्त होने पर, लेट मी चेक विजिबल है नहीं, है विजिबल है, पद रिक्त होने पर कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। और अगर अस्थायी रूप से आपके मुख्य न्यायाधीश जी उपलब्ध नहीं है या अनुपस्थित हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, ऐसे हालातों में भी आपके वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा लिखिए, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, ठीक है। और एक कंडीशन है आपकी, अगर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को लगता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा महसूस करना, है ना, क्या कंडीशन बनानी चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा महसूस किया जाना या करना कि जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व का निर्वहन में असमर्थ है ना। लिख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों के निर्वहन में असमर्थ है, यानी कि वो अपने कार्यों का संचालन अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये तीनों ऐसी कंडीशंस हैं जब क्या करेंगे, जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जूम भी कर सकते हो आप वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं अच्छे से दिख रहा हो, बाई चांस ऐसा कुछ हो, तो आप जूम कर लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए उतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको समझ आ रहा हो वैसा करिए। फिर हम लिखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, है ना। हम हेडिंग डालेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तब तक आप लिखिए उधर। हेडिंग डालेंगे हम रेड कलर से, है ना। इतना खास इसमें कुछ है नहीं लिखने के लिए, लेकिन फिर भी हम हेडिंग डालेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राइट। चलें स्टार्ट करें हेडिंग, या फिर अभी लिख रहे हो? चलिए करें, स्टार्ट करें। देखिए हेडिंग डाल दी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की हेडिंग डालिए, और उसमें क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। छोटी सी बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे कि जो एक मुख्य न्यायाधीश है आपका, वो कैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए क्या ऑथोराइज है या क्या करवा सकता है या क्या कर सकता है। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या कर सकते हैं कि मान लो कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे या किसी कहीं और के न्यायाधीश थे, किसी और न्यायालय के न्यायाधीश थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनका पद का समय खत्म हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वो अच्छे से अपना काम करके अब फ्री बैठे हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को किसी भी तरह की जरूरत आन पड़ी, भाई विपदा आन पड़ी या किसी भी तरह की कोई जरूरत आन पड़ी, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, वो उन न्यायाधीशों से अनुरोध कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, है ना, कि आप कुछ समय के लिए पद संभाल लें, यानी कि कार्य दोबारा से कर लें, कुछ फैसले, कुछ निर्णय जो भी वो उस समय करेंगे, यानी कि वो पद से हट चुके हैं मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद हटे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गलत तरीके से कुछ गलत किया, उन्होंने करप्शन कर दिया, फालतू की कोई चीज करी इसलिए उनको हटाया गया, बल्कि उन्होंने अपना पूरा समय का कार्यकाल अच्छे से पूरा किया था, इसलिए उन्हें हटाया गया था, ठीक है, मतलब वो हटे थे पद से। तो उस समय में वो क्या कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश जी अनुरोध करेंगे कि कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए, छोटे समय के लिए ही, अब ज्यादा कई वर्षों के लिए, 10 साल 15 साल के लिए तो नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ अल्पकाल समय, अल्प अवधि के लिए, छोटे समय के लिए उनको बोलेंगे कि दोबारा से कार्यकाल कर ले, है। तो उस समय जो भी वो निर्णय लेंगे या जो भी काम करेंगे, जो भी उनके अधिकार होते हैं, वो सभी सुरक्षित होंगे, यानी कि जो
बाकी उस समय न्यायाधीश को मिले हुए थे, जो कि जब उन्होंने अपना पद संभाला हुआ था रिटायरमेंट से पहले, वही सभी अधिकार अभी भी, वेतन भत्ते सब कुछ मिलेंगे, वही टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ रहेंगी और उनके निर्णय भी मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि अल्पकाल के लिए आए थे तो इन्होंने अगर कोई निर्णय सुना दिया तो अमान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो निर्णय तभी भी मान्य होगा। तो लिखवाने की जरूरत है, हेडेड डाल दी, समझ गए, अपने आप से लिख सकते हैं इसके अंदर, जो मुझे लिखने की जरूरत है सेवानिवृत्त न्यायाधीश में जो समझाया यही आएगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज सेम टू सेम मिलेंगी, पर यह रहेगा कि उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, है ना। अल्पकाल के लिए आए, बाकी सारी चीजें वो करेंगे पर उनको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा लिख देती हूँ, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हालांकि समझा दिया, चाहो तो खुद से लिख लो, लेकिन फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा ठीक है सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए सेवा के लिए, अल्पकाल के लिए सेवा के लिए अनुरोध, है ना, अनुरोध तो करते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते सभी प्राप्त होंगे, परंतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। जो समझाया था उसी को शॉर्ट में लिखवा दिया है, आप चाहो तो अपने शब्द में और भी सुंदरता के साथ और भी अच्छे तरीके से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मेरे शब्द आपके शब्दों जितने अच्छे ना हो, क्योंकि आपको लिखना है, आपको समझना है ना। मैं तो जिस तरह से समझाऊंगी आपको उतना ही समझ आएगा, क्योंकि लिखना मीन्स में आपको है ना, तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी व्यक्ति अगर एक जैसा लिख देंगे तो नंबर मिलने के चांसेस उतने नहीं रहते हैं जितने कि आप अपने शब्दों में लिखोगे। जितना अच्छे से लिख पाओगे उस हिसाब से आधा एक नंबर ज्यादा ऊपर नीचे जो होता है वो इन्हीं सिचुएशंस में होता है। चलिए और क्या अपने स्थान और प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय का स्थान है, बता चुकी हूँ मैं, कई बार बता दिया उच्चतम न्यायालय कहाँ पे स्थित है, फिर भी लिखवा देते हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान, चलिए बताइए उच्चतम न्यायालय कहाँ का है, कमेंट करिए फटाफट। उच्चतम न्यायालय का स्थान बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए अच्छा, आपको ये पता है कि जो ये वाली सिचुएशंस होगी ना, इसमें राष्ट्रपति से भी सहमति लेनी पड़ेगी उनको, पूर्व सहमति, है ना, राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लिख देती हूँ यहाँ पर। पूर्व सहमति का मतलब होता है कि जो काम आप करने जा रहे हो उससे पहले उनसे डिस्कस कर लिया गया हो, ठीक है, और उन्होंने क्या करा हो, हाँ बोल दिया, है ना। चलिए अच्छा, जो आपका है उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान संविधान ने क्या किया है, इसको दिल्ली है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है, दिल्ली में, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली, ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन भी है कि अगर चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इस स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि अगर कहीं और इसका उच्चतम न्यायालय बनाना चाहें
तो वो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी, पर ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करना ही करना है या फिर अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, एक ऑप्शनल है ना। जनरली अभी तक तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय रहा है, वो हमेशा से ही दिल्ली में रहा है, ठीक है। और अभी भी कहाँ है ये, दिल्ली में ही है, ठीक है। क्योंकि संविधान ने घोषित किया है ना। लेकिन लिखा मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है ना, मुख्य न्यायाधीश इस स्थान को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। स्थान को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है, ऐसा लिख देती हूं, करने का अधिकार रखता है। मैं जितना उससे पढ़ाती हूँ ना इजी वे से, मेरे हिसाब से इसको पढ़ने के बाद किसी को कहीं ना रुकने या थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से ना, कि कहीं फंस गया, मुझे आ नहीं रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना बेस से पढ़ा गया ना कि इसके बाद कोई इंसान कहीं फंस ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, कब कर सकता है ये, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद, जैसा इसमें भी है ना सेम, सहमति के बाद, ठीक है। और कुछ ये भी पता है कि ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। ये व्यवस्था कैसी है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा करना ही करना है ना, ठीक है। ये व्यवस्था कैसी है, वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यायालय की प्रक्रिया या फिर उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है। फटाफट से पढ़ते हैं, थोड़ा चैप्टर को स्पीड बढ़ाते हैं, स्लो हो गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्पीड बढ़ा के पढ़ते हैं फटाफट से। मेरे ख्याल से समझ में आएगा, नहीं समझ आओगे तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सवालों से मैं आंसर कर दूंगी सबके। चलिए हेडिंग डालिए, न्यायालय की प्रक्रिया, ठीक है। न्यायालय की प्रक्रिया, ठीक है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है, यानी कि वहां पे कार्य कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर अपनाई जा रही है, कैसे कार्य संचालन हो रहा है, तो ये न्याय का संचालन है, ठीक है। न्यायालय का संचालन या न्यायालय की कार्य प्रणाली कैसी है, किस हिसाब से कैसे कार्य होता है। तो देखिए वहां पे क्या है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो बाकी न्यायालयों के अन्य न्यायालयों के लिए या फिर न्यायालयों के कार्य संचालन के लिए कुछ प्रावधान बना सकता है कि कैसे कार्य प्रणाली होनी चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए। और जो कुछ संवैधानिक कार्य हैं उनके लिए राष्ट्रपति को अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत है, ठीक है। राष्ट्रपति को संवैधानिक, ये वाला लिख लेते हैं ना, अनुच्छेद थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है तो हम ये वाला लिख लेते हैं ना। भारत को राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यों के लिए या कार्यों के संचालन के लिए, है ना, अनुच्छेद 143 के तहत कुछ प्रक्रिया निर्धारित की है, कुछ प्रक्रिया बनाई है या निर्धारित की है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, आपके संवैधानिक मामलों में संदर्भ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया है ना। वैसे तो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया एवं संचालन हेतु नियम बनाएगा, है। कौन बनाएगा, ये आपका उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। ये भी लिख लेते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद
अभी तो इसको फिर अब क्यों चल रहा है। मंजूरी के बाद न्यायालय के संचालन के लिए नियम बना सकता है ना। नियम बना सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कैसे नियमों को संवैधानिक कार्यों के संचालन के लिए अनुच्छेद 143 के तहत कुछ प्रक्रिया बनाई है, यानी कि कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। नियम राष्ट्रपति कौन से उसके है, संवैधानिक मामलों के लिए 143 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। बाकी उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय के संचालन के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। और न्यायालय की प्रक्रिया हो गई है। अच्छा, इसमें ऐसा पता आपने, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें बेंच बैठती है, पीठ बैठती है ना, 5 सदस्यों की बेंच होती है, 5 सदस्यों की बेंच। जनरली मैंने बताया था कि ये जो होते हैं नंबर कैसे होते हैं, ऑड नंबर ही होते हैं, है ना। सपोज क्या होता है कि और नंबर में ही तो आपके निर्णय निकल सकते हैं। एक पीठ बैठी, एक बेंच बैठी जो कि 4 लोगों की है, अब 2 ने हाँ बोल दिया, 2 ने ना बोल दिया, तो पॉसिबल नहीं है निर्णय ले पाना ना, वो टाई होता रहेगा, टाई रहेगा, 6 बिठा दी। तो कोशिश क्या होता है ये कि और नंबर में पीठ बिठाई जाती है ना, 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बिठाई गई, एक पीठ बिठाई गई, तो ऑब्वियसली या तो 3 बंदा हाँ बोलेगा या तो 3 बंदी ना बोलेगा, है ना। उसमें 2.5 बंदा तो नहीं बोल सकता, एक बंदा क्या होगा, आधा तो नहीं कर पाएगा, 2 हो गए, लेकिन एक तो किधर ही जाएगा, चाहे तो हाँ में जाएगा चाहे ना में जाएगा, तो डिसीजन क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी कि 3 व्यक्तियों ने हाँ बोल दिया तो उसको बहुमत मान लिया जाएगा, 3 व्यक्तियों ने ना बोल दिया तो उसे बहुमत मान लिया जाएगा, है ना। अगर कई बार ऐसा जो 2 व्यक्ति ना बोलेंगे ना, उनसे भी डिसीजन पूछा जाएगा कि अपने विचार व्यक्त करो कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं कि उनको बस नकार दिया जाएगा। अगर एक बेंच बैठी है जिसमें से 3 ने हाँ करा और 2 ने किसी बात को लेकर ना कर दिया है, तो उसकी भी इज्जत रखी जाएगी, उसके फैसले का भी मान किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप भी विस्तार में बताओ, आप भी सब बताओ कि ये किस लिए आप करना है। तो उनके पास भी कुछ रीजन होगा ना, उनके पास कुछ वैलिड पॉइंट होंगे ना, तो वो अपने पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि किस लिए उन्होंने ना करी, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता हेडिंग डालिए। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, बताते रहिए, क्या सारा सपना नहीं है भाई, किसी ने बताया नहीं अभी तक। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, इतने मार कर हो गए, मार को दुकान गई। चलिए, सीधी सी बात है, आपको पता है कि जो आपका न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, जहाँ से न्यायालय हो सभी स्वतंत्र होते हैं ना। इनके यहाँ अपील का अधिकार इसीलिए होता है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र है निर्णय देने के लिए, और अपील का अधिकार है क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है कि भाई कहीं से न्याय नहीं मिला तो सर्वोच्च न्यायालय में तो मिलेगा। इन्होंने अपील की प्रोसीजर इसीलिए करी है कि बाई चांस कहीं किसी भी गलती से अगर कोई निर्णय गलत हो गया तो वो अपील करके आके वापस अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। संविधान ने एक बहुत अच्छा तरीका बनाया है कि बाय चांस कोई व्यक्ति किसी भी तरह से केस हार जाता है और वो उसे न्याय नहीं मिला, हार गया है, उसके साथ अन्याय हो गया एक तरह से, तो उसके पास अपील का अधिकार है, वो जाके अपने उच्च न्यायालय में जाएगा, उच्च से भी हार गया तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, चाहे जीतने वाला तो क्यों नहीं जाएगा, हारने वाला ही जाएगा, ठीक है। पर हार भी गया लेकिन उसे जीतना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ न्याय होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया तो वो जाएगा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है कि वो किसी भी तरह से, किसी भी डर, दबाव, किसी भी तरह के लालच में, किसी भी तरह के भय से निष्पक्ष होकर काम करती है और कर सकती है। उसके पास कितनी पावर्स हैं, उसे कोई दबा नहीं सकता है, कोई अपने दबाव में रहकर काम नहीं कर सकता है ना। तो क्या है कि उसकी स्वतंत्रता ही तो है, स्वतंत्र है तभी तो ऐसा कर पा रही हो ना, मिनिस्टर जी जाके बोल दे भाई आपको ये निर्णय देना है, ऐसा थोड़ी होता है। न्यायालय हर जगह करप्शन हो रहा है, पर मेरे हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय में करप्शन कम से कम उच्चतम न्यायालय में तो नहीं हो सकता। छोटे छोटे न्यायालयों का मैं कह नहीं सकती हूँ,
शायद वैसे तो न्यायालय में क्या ही होता होगा, लेकिन बाई चांस हो सकता है, टीवी फिल्म में हमने देखा है बाई चांस हो भी जाता हो, जज पैसे ले लेते हो या फिर गोली रख दी जाती हो, कुछ भी हो सकता है। बट उच्चतम न्यायालय में 100% लोगों को निष्ठा है मेरे हिसाब से, जैसे भगवान में निष्ठा होती है वैसे ही श्रद्धा है उच्चतम न्यायालय के प्रति कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया तो 100% टोटली प्योर और शुद्ध है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए, भगवान अगर कभी आप सभी में से किसी को भी न्यायालय जाना पड़े ना, मुझे ना आपको किसी को भी न्यायालय ना जाना पड़े, बट पता फिर भी होना चाहिए कि हमारे यूपीएससी सिलेबस कहता है भैया इसको तुम पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। चलिए, अब कैसे पता कि भाई ये स्वतंत्र है ना? तो संविधान ने इसको ऐसा क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा रखी है जिससे उसको समझ आएगा कि भाई जी जो ये है उच्चतम न्यायालय ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो पहली बात, इनका जो नियुक्ति का तरीका है उससे आइडिया लगाइए। इनका नियुक्ति का तरीका कैसा है? कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति करते हैं या मैं और आप कर देते हैं इनको, या जाके वहां वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, कोई मंत्री। अगर मंत्री का हाथ इसमें होता ना भाई, पक्का करप्शन का एक दरिया से खुल जाता है ना। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। चलिए, चेंज पढ़ा चुके हैं पहले। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा ही होती है ना इनकी नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और बाकी के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है, यानी कि उसे सलाह लेके करता है। ये पहले भी बता चुकी हूँ, पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है, सिंपल लिखवा दिया है। कि दूसरा क्या है? कार्यकाल की सुरक्षा है ना। कार्यकाल की सुरक्षा, देखिए आपको एक बात पता है कि राष्ट्रपति जी ने इनकी नियुक्ति करी और राष्ट्रपति ही एकमात्र व्यक्ति है जो इसको हटा सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति यानी कि इनको किसी तरह का डर नहीं होगा, है ना, कि भाई मैं निर्णय कर रहा हूं, ऐसा ना हो मेरे को आगे कोई, अब जैसे क्या होता है जो इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, जनरली हमने क्या देखा है कि जो पुलिस होती है या डीएम भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, एसीपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, इनके लिए क्या कर दिया जाता है, इन्होंने कुछ कर दिया, अच्छा काम कर दिया, अब भाई जो आपके जो मिनिस्टर लोग हैं ये तंग हो गए, कैसे हमारा करप्शन बन गया, कैसे हमारे जो गुंडे लोग थे कैसे वो पकड़े जा रहे हैं, ना, चलो भैया तुम्हारा आज ही रात में 12 बजे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा होता है, जनरली होता है, ये सब कुछ देखने को मिलता है ये सब। पर राष्ट्र जो न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के, उनका ट्रांसफर ये लोग नहीं कर सकते कि फोन में ट्रांसफर हो गया, उनको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास भी आपको पता है कि रीजन कैसा है कि जब संसद की तरफ से सिफारिश आती है ना, अगर संसद, एक बात बताओ, अगर न्यायालय ने जो है कोई निर्णय दे दिया, किसी गुंडे को फांसी दे दी और संसद के सदस्य बोलने लग जाएंगे कि भाई राष्ट्रपति जी ये न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश जी हैं इनको हटाइए, तो क्या जनता बेवकूफ है ना, क्योंकि ये कैसी बात है, ये कैसी ऐसी बात है कि संसद के थ्रू हो रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया और उसका ट्रांसफर करवा दिया गया उच्चतम न्यायालय के, ना, जैसा कि क्या होता है डीएम और एसडीएम के साथ होता है, एजीपी डीसीपी और इंस्पेक्टर्स वगैरह के साथ होता है कि जी उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। राष्ट्रपति जी का न्यायालय के न्यायाधीश जी का तबादला नहीं होना है, ये एकमात्र राष्ट्रपति जी इनको अपने पद से हटा सकते हैं। और सिचुएशन कैसी होनी चाहिए कि संसद ने उनसे सिफारिश की हुई है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, इतनी आसान नहीं है। तो यानी कि न्यायाधीश को डर नहीं है अपना पद खोने का, अपना पद त्यागने का, इतना डर नहीं है, इतना नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है, इसलिए वो अपना निर्णय बेझिझक होकर ले सकते हैं, बिना किसी से डरे ले सकते हैं, तो स्वतंत्र है, इसीलिए ले पा रहे हैं ना। अगर डर होगा बंदा बन ही जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से, अगर किसी तरह का डर के बीच में ना। फिर निश्चित सेवा शर्तें हैं आपकी, है ना, निश्चित सेवा शर्तें हैं, फिक्स है, यानी कि, है ना, जो कंडीशंस हैं कैसी सिचुएशन में कार्य करना है ये एकदम फिक्स होते हैं, है ना। कैसे फिक्स होते हैं?
सभी आपको पता है कि जितने इनके वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, अवकाश है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? संसद कर रहा है। इनका सब कुछ सीधा संसद से लिंक होता है और कोई फालतू इसमें हेरफेर नहीं कर सकता है ना। तो अवकाश हुआ, वेतन, भत्ते, ये सब किसके द्वारा? राष्ट्रपति संसद द्वारा फिक्स है ना, संसद द्वारा निर्धारित है। चलिए, है ना, कौन कौन इसमें कोई किसी और तीसरे व्यक्ति का तो हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद ही इनको ये सेवाएं निर्धारित करता है। फिर संचित निधि से व्यय, चलिए हाँ, नेक्स्ट हेडिंग संचित निधि से व्यय, ठीक है। संचित निधि से व्यय का क्या मतलब है कि जो आपके न्यायाधीश के लिए खर्चे हो रहे हैं ना, चाहे फिर वो उनकी सैलरी हो, वेतन हो, या फिर भत्ते हो, या पेंशन हो, ये निर्धारण इनका किसने कर दिया? इनका समय समय पर निर्धारण संसद ने किया। फिर जो इनके कार्यकाल के समय व्यय या फिर वेतन या भत्ते या पेंशन है, ये प्रशासनिक खर्च जो भी है वो संचित निधि पर भारित होते हैं, है ना, समझ लो, संचित निधि पर भारित लिख लीजिए, पहले तो बताते हैं। इसमें ना संसद द्वारा कोई मतदान नहीं होगा भाई, संसद द्वारा मतदान नहीं। निर्धारित तो हो गया, पर संसद द्वारा, एक सेकंड चेक करो, थोड़ा सा कट रहा है भाई, कट रहा है। चलिए, अभी दिख गया है, जब दिख रहा है तभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, संसद द्वारा इस पे कोई मतदान नहीं होगा कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, है ना, कि पहले बहुमत लाओ कि इनकी सैलरी इतनी करनी है, पहले भैया वोट करो कि इनको इतना वेतन देना है, इतना भत्ता देना है, इतना ये देना है, ऐसा कुछ नहीं, संसद ने निर्धारित कर दिया। ये नहीं कि भैया तुम आओ वोट दो, अगर बहुमत मिलेगी तो इनके सैलरी में इतना इंक्रीमेंट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाए, ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, इसमें वो बन जाते शायद, है ना, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत आ जाती है ना, संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। चर्चा की जा सकती है कि भाई इतना करना चाहिए, नहीं करने, पर ऐसा नहीं है कि वो मोहताज हो जाए कि भैया मतदान मिलेगा, जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से किया जाए, ऐसा नहीं है। संसद द्वारा मतदान नहीं, चर्चा की जा सकती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, चर्चा की जा सकती है। दिख तो रहा नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ, है ना, संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता, लेकिन चर्चा की जा सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, ये तो आप जान ही हो। पांचवा, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती, हेडिंग है ये 5वें नंबर की, कि आचरण पर बहस नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती है भाई बहस? और क्या हेडिंग है आपकी? यानी कि जो भी इनके फैसले या निर्णय होंगे ना, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इनके विचार और विमर्श पर कोई प्रतिबंध। महाभियोग एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, महाभियोग के अलावा बाकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जब क्या हो सके, न्यायाधीश के आचरण पर किसी भी तरह के विचार विमर्श या इन पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सके, ठीक है। महाभियोग एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, महाभियोग, अपवाद, महाभियोग। महाभियोग हो सकता है, महाभियोग के लिए एक वो भी एक प्रोसीजर है, लंबी प्रोसीजर है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक। आपको एक बात पता है कि जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना, तो इनकी वकालत पर रोक लग जाती है, होने पर वकालत पर रोक।
देखिए अब तो इनको ये भी डर नहीं है क्योंकि इनकी वकालत पर ही रोक लग जाएगा, तो ये भी नहीं सोच सकते हैं कि भाई मैं अभी कोई फैसला कर रहा हूँ, अभी तो सरकार के अंदर हूँ, ठीक है, अभी मेरे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं अच्छे निर्णय लूं, लेकिन हो सकता है जब मैं रिटायर हो जाऊं उसके बाद जब वकालत करूं तो मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार या दुर्घटना या किसी भी तरह की मेरे साथ जालसाजी हो जाए। भाई वकालत करनी नहीं है तुमको, कौन करेगा तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़, कौन करेगा तुम्हारे साथ कोई उपद्रव, है ना, कुछ नहीं होगा। तो जो भी करना है वो भी कर लो, भी सरकार के रहते कर लो, यानी कि संविधान को फॉलो करते हुए कर लो, बिल्कुल सुरक्षित हो तो अच्छे फैसले दे दो, है ना। तो सेवानिवृत्त होने पर जो है वकालत पर इनके लग जाती है रोक, ठीक है। चलिए, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है भाई, ये भी याद रखना, है ना, सुना होगा ना आपने। अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर न्यायालय के किसी निर्णय को नहीं माना किसी ने, है ना, उसका कुछ ऑपोजिट काम किया, कुछ उसका उल्लंघन किया, तो सजा देने के लिए कहीं और जाते, पुलिस के पास जाते नहीं, सजा भी तो न्यायालय ही देती है, न्यायालय की अवमानना करो न्यायालय खुद सजा देगी तुम्हें, है ना। तो क्या क्या लिखना चाहिए, अपनी अवमानना पर दंड देने की प्रक्रिया, अपनी अवमानना पर दंड देने की प्रक्रिया, ये भी इसकी क्या है, न्यायालय की स्वतंत्रता है ना भाई, कि भाई न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया, तुमने उसका उल्लंघन किया, अब चलो भैया दंड भुगतो, तो कौन देगा, न्यायालय देगा, तो उसके पास एक सुप्रीम पावर है या नहीं है। एक बात बताओ, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने कोई आपको दंड दिया किसी भी तरह से, किसी भी कोई पनिशमेंट दी, आप उस पनिशमेंट को नहीं ले रहे हो, है ना, या फिर मैंने आपको बोला आपको ऐसे ऐसे काम करना है, या फिर सजा है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा करने से तब बच सकते हो ना, अगर आप जाओ, आपको पता हो कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है जहां जाके आप उसको ठीक कर, आना तो आपको फिर से न्यायालय के पास ही, यानी कि अगर आपने जो बोला गया है, न्यायालय ने जो आपको बोला है, आपने उसका उल्लंघन किया, तो दोबारा न्यायालय आपको उसकी सजा दे देगी। ऐसा नहीं कि किसी और के पास जाना है, उस गलती की सजा किसी और से लेने जाना है, तो उसको बहला फुसला के किसी भी तरह से धौंस दिखा के, दबाव करके, रिलेशन बना के, है ना, मित्रता निकाल के, दोस्ती निकाल के, ऐसा बच जाओ, नहीं आना आपको वापस न्यायालय के पास ही, न्यायालय द्वारा सजा दे सकता है ना। तो अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और मानना की उल्लंघन किया, तो भी वही सजा देगा, न्यायालय ही देगा, क्योंकि अधिकार न्यायालय के क्षेत्र में ही आता है ये वाला दंड वाला। और क्या है, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, अधिकारी या फिर कर्मचारी है ना जो भी, उनकी नियुक्ति खुद कर सकते हैं, ये अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि जो भी कार्यकारी या कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, ये खुद कर सकते हैं। फिर इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी जानते हो आप। न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं। और कौन सी बात है जो हमारे न्यायालय की स्वतंत्रता बताती है, कार्यपालिका के पृथक है, कार्यपालिका से पृथक है, कार्यपालिका से आपके ये अलग है, हाँ सबको पता है। चलिए, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं, कैसे, संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में शक्तियों को में कटौती का अधिकार नहीं है, है ना। संसद ना ही न्यायालय के कोई भी कार्य क्षेत्र में कमी कर सकती है, ना ही अधिकार क्षेत्र में कोई कटौती कर सकती है। सिंपल सी बात है, जो है तो वो है, जो संविधान में दे दिए गए हैं अधिकार या कार्य क्षेत्र वो है, संसद उसमें कोई कमी या कटौती नहीं कर सकती, आपको पता होना चाहिए। समझ लो। अच्छा, कार्यपालिका से ये अलग कैसे है कि कार्यपालिका क्या करती है आपके, देखिए न्याय तो नहीं करती है ना कार्यपालिका आपकी, न्याय कौन करेगा, कार्यपालिका जो भी करेगी, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका है ना, कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना, ठीक है। तो कार्यपालिका जो भी करेंगी आपकी, लेकिन न्याय नहीं करेंगी, न्याय कौन करेगा, न्याय सिर्फ न्यायपालिका करेगी। तो ये कैसी ये बात है, ये कार्यपालिका से अलग है ना, कानून बनाएंगे जो भी करेंगे कानून, लेकिन न्याय कौन करेगा, न्याय सिर्फ न्यायपालिका करेगी। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बना दिया कानून या जो भी कर दिया तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएंगी या इससे कोई
इफेक्ट पड़ेगा इस पर, ऐसा नहीं, इनका काम है न्याय करना तो ये ही न्याय करेंगी। इस प्रकार से ये कार्यपालिका से आपके अलग हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, है ना। हेडिंग डालते हैं हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार हेडिंग। चलिए बताना शुरू करिए कौन कौन से अधिकार हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मूल क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार। अभी पढ़ लेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, पहले लिख लेते हैं। और क्या क्या है, मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है या नहीं है, पढ़ चुके हम। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, है ना, लिखते रहिए, नहीं दिख रहा है तो बता दीजिए, मैं बोलती हूँ तो बोलने के हिसाब से लिख लिए, ठीक है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, है ना, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है, और कौन सा है, अभिलेखों का न्यायालय, है ना, अभिलेखों का न्यायालय। और अन्य, एक अन्य लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, शायद वहां पे दिख नहीं रहा होगा, अन्य है, अन्य क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको हेडिंग के ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। अरे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से लोगे स्क्रीनशॉट, अभी ले सकते हो स्क्रीनशॉट क्लियरली, ठीक है। जब मैंने ऐसे कर दिया ना, फिर डिस्प्ले पूरी दिख रही है, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वेट करना 1 मिनट का, ये मत सोचना कि दिखा नहीं। चलिए, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकार है, ठीक है। आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं, यानी कि जब कोई कहीं पे हार जाता है तो इसको दोबारा अपील करने आता है ना, वही वाला। न्यायाधीश, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा ये हो गई ना कि अगर कहीं न्याय गड़बड़ हो जाता है तो उस न्याय पे आगे प्रक्रिया होती है और न्याय की पूरी समीक्षा होती है, ठीक है। अभिलेखों का न्यायालय है, अन्य क्षेत्र कुछ और भी संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि ये सारी चीजें। चलिए, तो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है ना, संघीय न्यायालय की तरह ये निर्णय देता है। मूल अधिकार की बात हो रही है ना, मूल क्षेत्राधिकार जो है उसकी बात हो रही है ना। तो ये कब कब हो सकता है, केंद्र या अधिक राज्यों के बीच हो कोई बात तब हो सकता है ना। कैसे कैसे, मतलब ये न्यायालय, मतलब मूल क्षेत्राधिकार में जैसे संघीय न्यायालय है ना, संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो भी आते हैं संघीय न्यायालय की तरह कैसे कार्य कर सकता है, जैसे कि अगर किसी राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो रखा हो तो उसका सॉल्यूशन ही दे सकती है। अगर राज्य और राज्य के बीच में भी पर्टिकुलर राज्य और राज्य के बीच में है कोई वाद विवाद है तो भी ये न्यायालय आपका निर्णय दे सकती है, इसके क्षेत्राधिकार में आता है, मूल क्षेत्राधिकार में आता है। अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद है उस सिचुएशन में भी आपके मूल क्षेत्राधिकार के अंदर ही आता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय इस पर निर्णय दे सकता है, इस पर कार्य कर सकता है। भाई ये वायर बहुत दुखी कर रही है मुझे।
ठीक है। दो से अधिक राज्यों के बीच में हो, चाहे केंद्र और राज्य के बीच में हो, चाहे राज्य टू राज्य के बीच में हो। अब तक आपकी इस वायर ने ना डिस्प्ले भी हिला दी मुझे लग रहा है पूरी तरह से। चलिए बोलिए, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आपको पता ही है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। कोई भी मामले जिनकी अपील की जा सकती हो, चाहे वो संवैधानिक मामले हो, चाहे दीवानी मामले हो या फिर आपराधिक मामले हो, उन सब की अपील की जा सकती है यहाँ पे, है ना। सलाहकार या फिर न्यायाधीश भी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, है ना। अच्छा, न्यायालय में कैसा एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है ना, अधिकारों के, नागरिकों के अपने अधिकारों के एक संरक्षक या फिर गारंटी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? आपका न्यायाधीश। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंदर ये वाली बात आ जाती है, कर कौन रहा है? उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्तियां हैं करने की, है ना। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, आपका उच्चतम न्यायालय पर्टिकुलर एक संस्था या जो भी है, ये आपका उच्चतम न्यायालय वो कर रहा है, ठीक है। वही करेगा, आपका न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार कवर करेगा, ठीक है। उसमें चाहे जैसे भी मामले आ रहे हो ना, वो उनको देखेगा, उनका निर्णय लेगा, उनकी समीक्षा करेगा, जो भी करेगा। न्यायिक समीक्षा से तो आप खुद ही समझ जाते हो कि न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है। और कौन सा बचा? और कौन सा बच गया? अच्छा, अभिलेखों का न्यायालय, है ना। अभिलेखों का न्यायालय का क्या मतलब है? अभिलेखों, इनके पास मतलब कुछ शक्तियां हैं, इसमें भी बेसिकली सब में शक्तियां और कार्य नहीं है कि उनको करना क्या है या फिर उनके पास क्या चीज की शक्तियां। तो उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्षी के रूप में रखे जाएंगे, है ना। जैसे कि एक अभिलेख लिख दिया जाता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है अभिलेख, वैसे ही जो अगर यहाँ पे किसी ने फैसला सुना दिया है, जो उच्च निर्णय ने सुना दिया, तो वो एक अभिलेख के समान हो जाता है ना। अभिलेख समझते हो? जो कहीं पे लिखा जाता है, चाहे वो शिलालेख पे लिखा गया हो अभिलेख हो, स्तंभ लेख को आपने पढ़ा होगा, है ना। पत्थरों पे, चट्टानों पे लिख दिया गया, कुछ खंभों को, लोहे के खंभों पे लिख दिया गया, वो चीज मिट नहीं सकती है, चाहे कोई भी जतन कर लो वो मिटेगी नहीं। तो सेम यही बात कहने की कोशिश की गई है कि जो न्यायालय में निर्णय लिए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय ले जाते हैं, वो अभिलेखों के समान हो जाते हैं कि वो जीवन पर्यंत वही वो चलेंगे, वो मान्य होंगे, उनको खत्म या फिर हटाया नहीं जा सकता है, सर्वकालिक होते हैं, ठीक है। जो एक शब्द यूज किया गया था, सर्वकालिक शब्द यूज किया गया था, ठीक है। और क्या है? और अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार तो है ही, आपको पहले ही पता है ना। और बचा कौन सा अधिकार है आपका? अन्य क्षेत्राधिकार में कोई से भी अधिकार डाल दो, चाहे पृथक्करण का सिद्धांत हो, छूट का सिद्धांत हो, है ना। तो अब हम एक अन्य क्षेत्राधिकार हो सकते होंगे ना, थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार। अधिवक्ता क्या है? हेडिंग है उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। आपके जो सिलेबस में है एक हेडिंग बच रही है अभी, वह उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से आपका खत्म हो जाए, उसके बाद ही जाना। चलिए, उच्चतम एक इतनी शक्तियां और अधिकार पढ़ने के बाद एक पढ़ लेते हैं हम, उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां, है ना। हेडिंग डालिए उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां, है ना। अभी तक जो हमने शक्तियां पढ़ी, उनके कार्य पढ़े, 7 पढ़े या 6 पढ़े, कितने पढ़े वो, है ना, 7 पढ़े शायद। उनके अलावा उच्चतम न्यायालय के पास कुछ शक्तियां हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय है, ये अगर वो कोई राष्ट्रपति का या उस समय उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, उसमें अगर कोई वाद विवाद आ जाता है, तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय करेगा, है ना। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का समय चुनाव हो, उनके अगर चुनाव के बीच में कोई विवाद आ जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा? विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई? आपका उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय आपका, आपने यूपीएससी तो
यूपीएससी और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, है ना। यूपीएससी के अलावा एक दो संस्थाएं ऐसी हैं, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। SPASC, आई थिंक SPSC, ठीक है ना। SPSC या फिर JSPSC, ठीक है। इनकी भी जो है ना, जो इनकी यहाँ पे क्या बोलेंगे उनको, अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष या फिर सदस्य होंगे उनकी जांच करेंगे, ठीक है, कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की जांच। आई डोंट नो, इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, मैंने फिल किया था इसको, ठीक है। और अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा, स्वयं के फैसले करने की समीक्षा का अधिकार, है ना। सबसे बड़ी मुझे इनकी जो अधिकार शक्ति लगती है वो यही लगती है कि अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति से, है ना। यानी कि देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि कोर्ट ऐसे बोलती है कि भाई एक बार उन्होंने कोई निर्णय दे दिया और कोई इनोसेंट व्यक्ति गिल्टी साबित हो गया, फिर क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस आती है, केस दोबारा रीओपन होता है और फिर क्या होता है कि वो जो इनोसेंट बंदा था वो एक्चुअली में इनोसेंट साबित होता है और जो गिल्टी था वो गिल्टी अब साबित हुआ। तो इसमें क्या होता है कि केस आपने बहुत सुना होगा, रीओपन हुआ, ये हुआ, तो आपने उसने फैसले की समीक्षा करी, दोबारा से जांच पड़ताल हुई, जो दोबारा केस हुआ और उसने अपने फैसले को बदला। यानी कि जो उसने पहले फैसला किया था, ऐसा नहीं है कि वो उस पे अड़िग है कि भाई मैंने बोल दिया ये कल्प्रिट है तो ये कल्प्रिट है, ये इनोसेंट है तो ये इनोसेंट नहीं, वो खुद की भी जो उसने निर्णय दिया है उसकी समीक्षा करने की उसके पास शक्ति है, करने की शक्ति, समीक्षा, फैसले करने की, फैसले की समीक्षा की शक्ति, ठीक है। यानी कि पहले के फैसले को बदल सकते हैं, है ना, पहले के फैसले पर अड़िग नहीं रहते हैं। अड़िग नहीं, समीक्षा के बाद बदला भी जा सकता है ना, समीक्षा के बाद निर्णय परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे बड़ी और अच्छी शक्ति मुझे यही लगती है इनकी, ठीक है। हो गई हेडिंग कंप्लीट। अब एक और बात सुन लेते हैं इसमें कि इनके पास एक शक्ति होती है, वो क्या है, जैसे उच्चतम न्यायालय में निर्णय, कुछ मामले पड़े हैं, ठीक है, पेंडिंग पड़े उच्चतम न्यायालय में, वो क्या करेंगे, वो वहां से अपने पास मंगवा लेंगे। कौन मंगवा लेगा, उच्चतम न्यायालय। उच्च निर्णय में पड़े, है ना, कुछ मामलों को ये अपने पास मंगवा सकते हैं, उनका निपटारा कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में पड़े निर्णय या केसेस को, है ना, क्या लिखना चाहिए, निर्णय या केस, मामलों को, कर दिया मुझे, क्या पड़े मामलों को मंगवा सकती है ना, और निर्णय कर सकती है, ठीक है। ठीक है, और कुछ, अच्छा एक और बात, जैसे जो इसने कानून बना दिया है ना, जो इन्होंने फैसला कर दिया, वो सारे ही जो उच्चतम न्यायालय फैसला करेगी वो सारे ही न्यायालयों के लिए मान्य होंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय
सभी न्यायालयों के लिए मान्य होंगे। के लिए मान्य होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब कौन बचा हमारे पास? उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। हेडिंग डालिए उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। ठीक है, हेडिंग डालिए उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। कौन कौन होता है? वरिष्ठ, है ना, वरिष्ठ होंगे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे, या फिर अन्य अधिवक्ता होंगे, है ना। कैसे कैसे अधिवक्ता होते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, हेडिंग डालिए, फिर उसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट डाल के वरिष्ठ अधिवक्ता। दूसरी हेडिंग डालिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तीसरी हेडिंग डालिए अन्य अधिवक्ता। ठीक है, दिख रहा है सबको? विजिबिलिटी है? नहीं है तो प्लीज बताइए मुझे। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता डाल दी हेडिंग, फिर वरिष्ठ अधिवक्ता, चलिए आपको आपके हिसाब से वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होगा? देखिए, अगर उच्चतम न्यायालय के हिसाब से, उच्चतम न्यायालय की नजरों में, उच्चतम न्यायालय के मत में, उच्चतम न्यायालय के विचार में उनको ऐसा कोई लगता है जो कैसा हो, जो वरिष्ठ मतलब एकदम एज में नहीं, जो एक्सपीरियंस हो, है ना, जिसको अच्छी जानकारी हो, जो विधि का ज्ञाता हो, कानून का अच्छे प्रकार से ज्ञान रखने वाला हो, जो अच्छे से निर्णय लेने की पूरे वो रखता हो, क्या बोलेंगे उसको, महत्वाकांक्षा रखता हो, है ना, एलिजिबिलिटी योग्यता रखता हो, तो जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, जो विधि का ज्ञाता होगा, ऑब्वियसली ना, पारंगत होगा, उसको पता होगा कि कैसे कब कहाँ कौन सी एक्शन या धाराएं लगानी है ना, जो लॉ में होती है, ऑब्वियसली उसी हिसाब से वो करते होंगे का, और थोड़ा सा लोगों को समझना भी आता हो, है ना, लोगों को समझना भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे वो सवाल जवाब अपने हिसाब से कभी तो कर लेते हैं, तभी तो लोग ऐसा होता है ना, फंस जाते हैं, सवालों से ही फंस जाते हैं, आंसर दे जाते हैं, तो उनको ये सारी चीजें आती हो। बेसिकली उनको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अपनी फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, तो उनको वो बोल देते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। किसने किसमें है? उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता में है। ये अधिवक्ता वही होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देते हैं। कैसे ना, ये क्या होंगे? विधिवेता होंगे, कानूनी मामलों में पारंगत होंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी, है ना। और दूसरा कौन होगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना। चलिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में है ना आपके एडवोकेट, वही कोई भी चीज, कोई अपील फाइल कर सकते हैं, कोई केस फाइल कर सकते हैं, अगर वो क्या है, अगर वो एडवोकेट जो भी है ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के जाए और भाई अपील फाइल करने लग जाए या फिर कोई केस दायर कराने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश तभी कर पाएंगे या अपील फाइल तभी कर पाएंगे जब वो क्या होंगे? उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश तभी कर पाएंगे जब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे, है ना, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। अगर उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनको कोई भी अपील फाइल करनी है तो कैसे सिचुएशन में कर पाएंगे? अगर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे तो ही कर पाएंगे, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अन्य अधिवक्ता भी होते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कौन से अधिवक्ता होते हैं। एक अधिवक्ता अधिनियम 1961 आया था। लेट मी चेंज द कलर। चलिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961, ठीक है। ठीक है,
अधिवक्ता अधिनियम 1961 दिख रहा है ना, मैं साइड हो गई। इसमें क्या है, किसी राज्य किसी राज्य बार है ना, सुना होगा आप लोगों ने, पहले भी सुना होगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत उनका नाम इसमें दर्ज होता है। तो वही अन्य अधिवक्ता होंगे, बेसिकली अन्य अधिवक्ता होंगे, लेकिन अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत उनका नाम दर्ज होगा। नाम किसमें दर्ज होगा? उनका राज्य बार काउंसिल, ठीक है, लिखो, के तहत राज्य बार काउंसिल, है ना, नाम दर्ज होगा। ठीक है, खूब चाय पिला दो कोई। ठीक है, ये क्योंकि इनका नाम तो हो गया, कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं, अधिवक्ता के रूप में आ रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी की तरफ से कोई अपील दायर कर सकते हैं, है ना। कोई पार्टी की तरफ से क्या होगा, मान लो कोई पार्टी होती है ना, जो इनकी क्लाइंट होते हैं, पार्टी होती है ना, तो वो पार्टी की तरफ से ये क्या होगा, उच्चतम न्यायालय में पेश हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के सामने पेश हो सकते हैं। देखने में दिक्कत हो रही है तो देख लीजिए, तो उच्चतम न्यायालय के सामने ये इस सिचुएशन में पेश हो सकते हैं अगर अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत राज्य बार काउंसिल में इनका नाम दर्ज है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये बहस भी कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय में किसी पार्टी की ओर से ये न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, न्यायालय के सामने पेश हो सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, के सामने पेश हो सकते हैं किसी पार्टी की तरफ से, है ना, पार्टी की तरफ से मतलब किसी क्लाइंट की तरफ से, पर कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताइए। यानी कि कोई मामला दायर करने का अधिकार नहीं होगा ना इनका, दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं, कोई मामला दायर नहीं कर सकते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिया आपने। अगर लग रहा है आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है, लग रहा है, तो हम अभी नेक्स्ट समीक्षा पढ़ेंगे जब अगला चैप्टर, तो इसकी समीक्षा हो जाएगी, है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ आया, इन दैट सिचुएशन बोल रही हूँ, अदरवाइज मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना आया होगा, आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी लग रही है, जहां आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो कर लीजिए, मैं अभी बता देती हूँ आपको, अभी नहीं तो जब आप वीडियो को देखें, जब आप रिवाइज करें, जब पढ़ें, जब भी आप एग्जाम से पहले कोशिश करें, ये सब कुछ कर लें, तो क्वेश्चन कर लीजिए, जहां पे भी आप स्टक हो, जो भी चीज हो आप बता दीजिए, जहां आपको दिक्कत लगे, परेशानी लगे, और सब कुछ अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेंगे, समीक्षा करते हुए, इसकी नेक्स्ट समीक्षा करेंगे हम अपने चैप्टर की, अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेक्स्ट समीक्षा, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोशिश करिए किसी व्यक्ति और किसी जानवर की हानि की वजह आप ना बने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी के भी दुख का कारण आप ना बने। चलिए, थैंक यू।